वो सुबह बेदार होने पर बमुश्किल दुपट्टा संभालती कमरे से ही निकल गई थी। यूनिवर्सिटी में उसने बुझे दिल के साथ वक्त गुजारा था, मगर अचानक काइम को देखकर वो कदरे बेहतर हो गई थी। मगर बार बार उसका जहन उस मैसेज, तस्वीर और फिर बाजिल की हालत पर जा रहा था। लेकिन उसे पजल नहीं होना था, उसे बहुत समझदारी से इस मामले को हल करना था। इसीलिए रात को उसने बाजिल से कुछ नहीं पूछा था। वो जानती थी रात में बाजिल को इस हालत में देखकर उसे गुस्सा आया हुआ था, और गुस्से में वो कुछ भी बेवकूफ़ी नहीं करना चाहती थी। अगर वो उस वक्त बाजिल से कुछ पूछती तो न जाने गुस्से में क्या क्या उल्टा सीधा उसे बोल देती। बेशक वो बाजिल से हर हिसाब बराबर करना चाहती थी, मगर अपने तरीके से और अपने अंदाज में, कि लाठी भी सलामत रहे और सांप भी मर जाए। क्योंकि वो मासूमा शिराजी थी जिसकी सोच मुख्तलिफ थी, और ये उसका अमल जाहिर करता था। घर आकर भी वो बाजिल के सामने नहीं गई थी। तकरीब में शिरकत करने का उसका बिल्कुल जी नहीं चाह रहा, लेकिन खसूसी तौर पर दादी जान की जानिब से लाए गए जोड़े को देखकर उसे अंदाज़ा हो गया था कि उसका जाना ज़रूरी है। मगर वो बाजिल के सामने कम से कम गई थी, लेकिन उसने बाजिल को पिलर की ओर से चंद पल ठहर कर देखा ज़रूर था। कसरती जसामत पर सफ़ेद शलवार कमीज़ और काली वेस्टकोट पहने, साफ रंगत पर भूरे बाल और भूरी दाढ़ी मूंछें कितनी जचती थी उस पर। हल्की सुर्खी माइल आंखें जिनका रंग भी ब्राउन था, वो जो भरपूर संजीदगी के साथ थोड़ी थोड़ी देर बाद अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरता, उसकी इस हरकत पर मासूमा के दिल की धड़कन तेज़ हो जाती। वो आज पहली बार उसे इतने गौर से देख रही थी। बिलाशुबा वो एक वजीह शख्सियत का मालिक था, जिसको एक नज़र में कोई भी देखकर अपना दिल हार बैठे। मगर दर हकीकत खूबसूरत मर्द वो होता है जिसका किरदार मजबूत है, जिसकी निगाह पाक होती है। मासूमा ने ये सोचते हुए कुर्ब से आंखें मींच लीं। तकरीब के इख्तिताम के बाद उसने सोचा कि अपने कमरे में ही अपने कपड़े बदलकर हाथ मुंह धोकर वो बाजिल और अपने कमरे में जाएगी। इसी सोच पर अमल करते अभी उसने अपने कमरे में आकर दरवाज़ा लॉक किया ही था कि दस्तक हुई। दादी जान, आप मुझे बुलवा लेती। दरवाज़ा खोलने पर दादी जान को सामने देखकर उसे अंदाज़ा हो गया था कि अब उसकी क्लास पक्की लगने वाली है। तुम रात के इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो, जबकि तुम्हारा शोर कमरे में जा चुका है। कमरे में दाखिल होकर दादी जान उसकी बात नज़रअंदाज करते कदरे सख्त अंदाज में पूछने लगी। दादी जान, मैं सिर्फ ड्रेस चेंज करने के लिए आई थी, चेंज करके जाने ही लगी थी। लेकिन मुझे ये बात समझ नहीं आ रही, हर बात में मुझ पर नज़र क्यों रखी जा रही है। रूहानसी अंदाज में कहती वो आखिर में झुंझला गई। शादी के बाद तो हर बात पर उसे टोका जाने लगा था, तो क्या अब वो अपने कमरे में भी नहीं आ सकती थी? अब तुम शादीशुदा हो मासूमा, बच्ची नहीं रही जो तुम्हें हर बात साफ साफ समझानी पड़े। लेकिन चलो तुम्हें साफ ही कह देती हूँ। वो 2 कदम उसके करीब आई और फिर से बोलने लगी। बाजिल के पास जाओ, उसके साथ वक्त गुजारो। वो शोहर है तुम्हारा, उसकी खिदमत करो, उसकी हर बात मानो। कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए उसे तुमसे। समझ रही हो मेरी बात, या और तफसील से समझाऊं? वो चबा चबा कर लफ्ज अदा करती सर्द अंदाज में बोल रही थी, जबकि उनकी बातों पर जाने क्यों मासूमा ने सर झुका लिया। जी, वो मजीद कुछ सुनना नहीं चाहती थी, इसलिए महज जी बोलने पर इक्तफा किया। मजीद दादी की ढकी छुपी बातों पर उसने सर झुका लिया। मेरी पोती हो तुम, बहुत प्यारी हो तुम मुझे। कोई गलत बात थोड़ी समझा सकती हूँ मैं तुम्हें। हकीकतन मुझे बाजिल को तुम्हारे साथ खुश और आबाद देखने की ख्वाहिश है। अब के वो धीमी आवाज़ में कह रही थी, जबकि मासूमा ने मुस्कुराकर इस बात में सर हिलाया। सलाम बीबी, वो जी छोटी बीबी को मुर्शद साहब बुला रहे हैं। दरवाजे पर खड़ी नूरी ने दस्तक देकर वहीं खड़े खड़े अदब से सलाम के बाद बाजिल का पैगाम दिया और सर झुका गई। नूरी, अपनी छोटी बीबी को दरवाजे तक छोड़ कर आओ। दादी जान ये कहकर चली गईं, जबकि मासूमा एक लंबा सांस लेती नूरी के साथ अपने कमरे की जानिब बढ़ रही थी। मुर्शिद बाजिल शिराजी, तुम अभी मुझे जानते नहीं हो। मासूमा शिराजी नाम है मेरा। तुम शायद शिराजी हाउस के मर्दों की तरह हो, मगर मुझे यहाँ मौजूद औरतों की तरह मत समझना, जो लफ्ज़ बीवी का लेबल माथे पर सजाकर दिन रात गुलामी की जिंदगी गुजार रही हैं। मैं तुम्हारा खिलौना हरगिज नहीं बनूंगी। कमरे के दरवाजे के सामने रुककर उसने नूरी को जाने का इशारा किया और तसव्वुर में बाजिल से मुखातिब हुई। उसका शफाफ चेहरा किसी भी तासुर से पाक था, मगर उसका इरादा पुख्ता था। सर पर लिए दुपट्टे पर अपनी गिरफ्त मजबूत करती वो जोर जोर से धड़कते दिल को काबू कर नाजुक गुलाबी होंठों को सख्ती से आपस में पेवस्त किए उसने अपना कपकपाता हाथ हैंडल पर रखकर घुमाया और दरवाज़ा धकेलती अंदर दाखिल हो गई। वो अंदर दाखिल हुई तो बेसाख्ता उसकी नज़र सोफे पर बैठे बाजिल पर पड़ी। शायद दरवाज़ा खुलने की आहट पर उसकी जानिब वो मुतवज्जो हो चुका था।
यही पल था जब दोनों की आंखें मिली थी। वो सुर्ख रंग की घुटनों तक आती फ्रॉक और ट्राउजर में मलबूस थी, दुपट्टा सर पर ओढ़े, लाइट सा मेकअप, होंठों पर सुर्खी लिपस्टिक जो मध्यम सी रह गई थी, उसकी सफ़ेद रंगत पर सुर्ख रंग का लिबास, नाक में पहनी लौंग का चमकता मोती उसको और भी पुरकशिश बना रहा था। बाजिल तो मबहूत सा उसे तकता जा रहा था। बाजिल की आंखों में कुछ ऐसा था जिसने मासूमा को निगाहें झुकाने पर मजबूर कर दिया। वो फौरन अपनी निगाहों का जाविया बदल कर अब दरवाज़ा बंद कर रही थी। अब वो मुड़कर आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ रही थी जब बाजिल की आवाज़ से कदम वहीं कमरे के बीचों बीच जम गए। इस वक्त कहाँ थी तुम? वो संभल चुका था और सर्द अंदाज में कहता अब कदम कदम चलता मासूमा तक पहुँच चुका था। वो मैं अपने कमरे में थी। मासूमा ने उसकी आंखों में देखते हुए लहजे को नॉर्मल रखते हुए कहा, जबकि दिल तो नहीं कर रहा था उसको सीधा जवाब दे। जाना अब तुम्हारा कमरा ये है। उसके अल्फाज मीठे थे मगर अंदाज सख्त तंबीह का सा था। जबकि वो मजीद फासला मिटाता अब मासूमा को दोनों बाजुओं से पकड़कर अपने करीब कर चुका था। मासूमा ने ज़रा निगाहें झुकाईं। आज पूरे दिन से इग्नोर क्यों कर रही थी मुझे? उसके अगले सवाल पर मासूमा ने उसकी आंखों में देखा जो सुर्ख थीं। दिल नहीं चाह रहा था किसी से भी बात करने को। वो उसकी आंखों में देखती आम से अंदाज में बोली, जबकि बाजिल उसकी बात पर चौंका था। उसे लगा था कि वो उसकी बात की नफ़ी करेगी, उसे कहेगी कि मैं तो इग्नोर नहीं कर रही थी, या कोई बहाना बनाएगी, मगर ये तो साफ कह रही थी कि उसने जानबूझकर सारा दिन इग्नोर किया। मासूमा की बात नज़रअंदाज करके बाजिल अपना एक हाथ उसकी कमर के गिर्द हाइल करने लगा तो मासूमा सही मायनों में लरज़ गई। बाजिल प्लीज़, मैंने आपसे कुछ वक्त मांगा था। वो बोली तो उसके लब बाजिल के बालों को छू रहे थे, जबकि उसकी बात सुनकर बाजिल ने अपनी कार्रवाई रोकी और उसको देखने लगा। मेरे ख्याल से इतना वक्त काफ़ी है जाना, मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। वो तस्वीर और मैसेज उसकी आंखों के सामने आया था। अब के मासूमा की ना चाहते हुए भी आंखों में नमी आ गई, जिसे देखकर बाजिल के माथे पर एक लकीर उभरी। क्या हुआ जाना, क्या बात है? उसका चेहरा दोनों हाथों में थाम कर वो कदरे नरमी से बोला, जबकि मासूमा ने उसके सीने पर रखा अपना एक हाथ उठाकर अपनी आंखों की नमी साफ की। मैं एक ऐसे मर्द के साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सकती जो हलाल और हराम का फ़र्क ही ना जानता हो। मासूमा का लहजा ठोस था। वो देख सकती थी कि उसकी बात पर बाजिल के चेहरे पर सख्ती दुराई थी और गर्दन की रगें तन गई थी। क्या मकसद है इस बात का? बहुत ज़ब्त के बाद भी वो दुरुस्ती से बोला था। उस वक्त मासूमा की बेतुकी बात उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आई थी, और जो समझ आ रही थी वो उसके गुस्से को हवा देने के लिए काफ़ी थी। दो गुनाह ऐसे हैं कि जिनकी सज़ा आने वाली नस्लों को भी भुगतनी पड़ती है, एक जना और दूसरा हराम कमाई। इस घर में ये दोनों गुनाह हो रहे हैं। वो अपने हाथों के साथ आवाज़ की भी कपकपाहट पर काबू पाती निडर होकर बोली, जबकि उसकी बात पर बाजिल ने अपने जबड़े सख्ती से भींचे। क्या कहना चाहती हो? ऐसा कुछ नहीं है। अपने दिमाग से ये फजूल बातें निकाल दो और दूर रहो इन सब बातों से। वो मासूमा की बातों का मफहूम अच्छी तरह समझ रहा था। वो अपने बाप और चचा के करतूत खूब जानता था, मगर उसे वाकई मासूमा के मुंह से सुनकर धचका लगा था। अंधा समझ रखा है मुझे या बेवकूफ़? इस घर के मर्द क्या क्या करते फिरते हैं सब जानती हूँ मैं। बाजिल की हठधर्मी पर उसे शदीद गुस्सा आया था और वो उसके हाथ झटकती फासला कायम करती दुरुस्ती से बोली। इस बात में कोई शक नहीं कि मासूमा को बाजिल शिराजी से इतना कुछ बोलते हुए एक पल भी खौफ नहीं आ रहा था। मसलन तो क्या जानती हो तुम? मासूमा की बातें, उसका अंदाज बाजिल को बेहद इश्तियाल में ले आया था, मगर अपना गुस्सा दबाते हुए वो धीमी आवाज़ में बोला, मगर अंदाज बेहद सख्ती लिए हुए था। इतना हौसला है आप में कि सुन सकें? वो दबी दबी आवाज़ में गुर्राई थी। उसकी आंखों के सामने क्या क्या नहीं आ रहा था। अपने बाप का नशे की हालत में उसकी माँ को उसकी आंखों के सामने मारना। वो फ़कत 6 साल की थी उस वक्त। ताया जी की गुर्राती आवाज़ें और ताई माँ की सिसकियाँ, चाचू की अयाश तबीयत के नशे में बहन बेटी की तमीज़ भूल जाता था। उसे अच्छी तरह सब याद था। जब भी अपने बाप या चचा को इस हालत में घर आते देखती तो अपने कमरे की हद तक महदूद हो जाती। छोटी सी उम्र में कैसे कैसे खौफ दिल में रख कर उसने वक्त गुजारा था। वो तो दादा जान ने सख्त धमकी दी थी कि अगर नशे की हालत में शिराजी हाउस में कोई भी दाखिल हुआ तो उससे हर रिश्ता तोड़कर जायदाद से आग कर देंगे। तब कहीं जाकर ये सिलसिला कम हुआ था। हाँ, मगर ख़त्म नहीं।
अब भी वो अक्सर अपने बाप को ऐसी हालत में रात को घर आते देखती थी, मगर अफसोस वो कुछ नहीं कर सकती थी। बाजिल की अजीब हालत देखकर उसे कितनी तकलीफ हुई थी, ये वो या उसका खुदा जानता था। और अब कैसे सीने पर हाथ बांधे धड़ल्ले से वो उससे पूछ रहा था, जैसे दूध का धुला हुआ हो, कोई नदामत, कोई शर्म ना हो। जितना जब्त मैं कर रहा हूँ ना ये सब सुनने के बाद, इससे अंदाज़ा लगा लो कि कितना हौसला है मेरे अंदर। बाजिल को दरअसल गुस्सा खुद समेत उस घर में मौजूद हर शख्स पर आ रहा था। वो और कायम हमेशा से इतना इतना अरसा पहले पढ़ाई फिर काम के बाइस घर से दूर रहते थे। बाकी घर की औरतों का तो उन्हें पता था कि कैसी ज़िंदगी गुजार रही हैं, मगर मासूमा की बातें सुनकर उसे 100% अंदाज़ा हो गया था कि वो भी सब जानती है। वो दिख रहा है मुझे कि कितना ज़ब्त है आप में। बाजिल के स्पार्ट चेहरे, ज़ब्त से बेतहाशा सुर्ख होती आंखें, भिंची हुई मुट्ठियाँ, बाजू की रगें वाज़ेह हो रही थीं और उसको देखती वो तंज़िया अंदाज में बोली थी, मासूमा देखो, अपने दिमाग से ये सब बातें निकाल दो, इंशाअल्लाह सब बहुत ठीक हो जाएगा, सब कुछ बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। ये कह रहा हूँ ना मैं तुमसे। अपने अंदर उठती गुस्से की लहर को दबाता वो फासला मिटाते हुए उसके करीब पहुंचा। वो मासूमा की अंदरूनी हालत समझ रहा था कि वो किस कुर्ब से गुजर रही है। वो उसे अपनी मोहब्बत से बताना चाहता था कि उसका शोहर उसे इज्जत, मान, तहफ़्फ़ुज़ और मोहब्बत सब कुछ देगा, मगर मासूमा के अंदर इतने सालों से उबलता लावा आज फट चुका था। वो बाजिल की मोहब्बत फ़िक्र को उसका दोगलापन और तलब समझती थी। उसको अपनी पूरी कुव्वत से धक्का देती वो पीछे हुई थी और अपना दुपट्टा उठाकर उसने कांधों पर फैलाया था। आप ठीक करेंगे? जिसका खुद का दामन साफ नहीं है गंदगी से, वो क्या करेगा इंसाफ? वो दरुस्तगी से कहती हुई सर झटक गई थी कि उसकी इतनी सख्त बात पर बाजिल का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। वो जानता था कि किस तरह जब्त कर रहा था वो मासूमा की बातों पर। मैं जानता हूँ तुम इस वक्त बहुत गुस्से में हो, मगर मेरी जान एक बार मुझ पर तो यकीन करो। अल्लाह की मदद से मैं सब कुछ ठीक करूँगा, मगर कुछ वक्त दो। वो एक बार फिर लहजे में बेहद नरमी और मोहब्बत समोए बोला था। चेहरा अभी भी स्पार्ट था। मुझे कुछ नहीं सुनना बाजिल शिराजी, मैंने कहा ना कि मैं आपके साथ नहीं रहना चाहती। वो अब के थोड़ी बुलंद आवाज़ में घुर्राई थी, जबकि उसकी बुलंद आवाज़ पर बहुत कोशिश के बाद भी बाजिल के माथे पर शिकन पड़े थे, मगर वो उस दिन वाली गलती नहीं दोहराना चाहता था जिसके बाद उसे मासूमा से शर्मिंदगी हो। इसलिए फ़ौरन एक पल को आंखें बंद करके लंबा सांस खींचा। इस कार्रवाई का मकसद खुद को नॉर्मल करने का था। जब दोबारा आंखें खोली तो फिर से मोहब्बत से मासूमा को देखा, जिसकी आंखों के डोरे सुर्ख हो गए थे। प्लीज़ जाना, अभी कुछ ना बोलो क्योंकि तुम होश में नहीं हो। मासूमा से 2 कदम दूर खड़ा वो आहिस्तगी से बोला, बाजिल शिराजी, आप मुझे अपनी मीठी बातों के जाल में नहीं फंसा सकते। आप, मैं आपका खिलौना नहीं बनूंगी। मासूमा को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो नाटक क्यों कर रहा था, मगर उसे बाजिल के जाल में नहीं फंसना था। काश कि आज सुबह गुस्से में वो मैसेज और पिक्चर्स डिलीट ना करती तो अभी बाजिल को आईना दिखा देती, मगर क्या करती, जब भी मोबाइल देखती उसको तकलीफ होती थी, इसलिए उसने फ़ौरन डिलीट कर दिया सब कुछ। बस मासूमा, इससे ज़्यादा नहीं, एक लफ्ज़ नहीं बोलना, वरना खिलौना लफ्ज़ पर बाजिल की ज़ब्त जवाब दे गई। एक हाथ से उसे मज़ीद बोलने से रोकते अब वो घुर्राया था। क्या वरना? हाँ बोलें, हाथ उठाएंगे मुझ पर, अपनी मर्दानगी दिखाएंगे? मासूमा एक कदम आगे आकर उसकी अंगारा होती आंखों में देखते हुए बोली। वो दोनों ही गुस्से में उस वक्त आमने सामने खड़े। एक पल को उसे बाजिल की आंखों से खौफ आया, मगर डट के खड़ी रही। पहली बात मासूमा बीबी, तुम जैसी नाजुक लड़की मेरा एक थप्पड़ तक बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए कोशिश करना भी नहीं कि कभी ऐसे हालात पैदा हों कि नौबत हाथ उठाने पर आए। और दूसरी बात, मैं कमज़ोर मर्द नहीं हूँ जो अपनी बात ज़ुबान या अमल से समझा ना सकूँ तुम्हें। वो एक एक लफ्ज़ चबा कर अदा करते हुए सर से पाँव तक उसे घूरते हुए आहिस्तगी से बोल रहा था, जबकि अंदाज सख्ती लिए हुए था। पहली बात उसने मासूमा को फिलवक्त डराने के लिए कही थी, क्योंकि दूसरी बात में उसने साफ कहा कि वो औरत पर हाथ उठाना कमज़ोर मर्दों की आदत समझता है। आप जानते हैं, आप उन सब से भी 4 कदम आगे हैं इस गुनाह की दुनिया में, क्योंकि वो तो जो भी करते हैं ना, सबको मालूम है उन सब की असलियत। मगर आप मुर्शिद साहब, आप तो मुनाफिक भी हैं। आपकी शराफत के गुण गाते हैं सब, मगर हकीकत सिर्फ मुझे मालूम है। शायद बाजिल का धीमा अंदाज मासूमा को मज़ीद बोलने पर उकसा रहा था। वो बाजिल के इस अंदाज को उसकी मुनाफकत समझ रही थी। शादी की पहली रात बाजिल के अल्फाज कैसे भूल सकती थी?
جب بازل نے صاف کہا تھا کہ اس نے شادی اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے کی ہے، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ بازل نے محض اسے چڑھانے کے لیے یہ بات کہی تھی۔ معصومہ بہت ہو گیا، چلو ختم کرو سب، مزید اس بارے میں بات نہیں کروں گا، آپ جا کر چینج کرو اور سو جاؤ۔ وہ اب معصومہ کی باتوں سے تنگ آ گیا تھا، کیونکہ اس کے ضبط سے بات آگے بڑھ رہی تھی، اسی لیے معصومہ کو سختی سے کہتا وہ تھوڑا اور اس کے قریب آ کر بولا، سچ سننا مشکل ہو رہا ہے نا اب آپ سے، بہرحال میری بات پر جلدی عمل ہو جانا چاہیے مرشد صاحب۔ بازل کی بات پر وہ اٹل انداز میں بولتی، آخر میں تمسخر کے انداز میں ہنسی تھی۔ کون سی بات، کیا چاہتی ہو تم؟ وہ فوراً چونکا تھا، آنکھیں سکیڑے ماتھے پر بل ڈالے، اس کی دونوں کلائیاں اپنی گرفت میں لے کر پوچھا گیا، مجھے آپ کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں رکھنا، وہ ٹھوس انداز میں بولی، جبکہ اپنی کلائیاں بازل کی گرفت سے نکالنے کی تگودو جاری تھی کہ ایک جھٹکے سے بازل نے اس کی کلائیاں آزاد کر دیں تو وہ 2 قدم پیچھے ہو کر ٹھہری۔ تم صرف شکل و صورت سے خوبصورت لڑکی ہو، جبکہ زبان تمہاری تیز دھار آلے کی مانند ہے، اور ایسی عورتیں مرد کے دل تک رسائی پانا ممکن ہوتا ہے ان کے لیے۔ بازل نے مٹھیاں بھینچتے اس کی بات نظر انداز کی اور بے حد سرد لہجے میں بولا، میں بیکار کوشش کرنا بھی نہیں چاہتی، نہ میں آپ کے میٹھے لفظوں پر فدا ہونے والی ہوں، کم از کم آپ جیسے مرد پر تو کبھی نہیں۔ جواباً وہ بھی سرد مہری سے بولی تھی، آنکھیں ہنوز بازل کے آنکھوں میں گاڑے ہوئے تھی، جبکہ پھر سے بازل نے اس کے قریب آ کر اس کے دونوں بازو تھام کر اسے اپنے قریب کیا۔ تم ان احمق عورتوں کی فہرست میں سر فہرست تو معصومہ بی بی، جو ہر مرد کو ایک ہی ترازو میں تولتی ہیں۔ بازل کی برداشت ختم ہو چکی تھی۔ عورت تو احمق ہوتی ہی ہے جو نکاح میں بندھ کر آپ جیسے مردوں کے ساتھ اپنی زندگی کے ماہ و سال برباد کر دیتی ہے۔ آپ بھی ایک ظالم مرد ہیں، اور ظالم مرد تپتی دھوپ جیسا ہوتا ہے جو کبھی چھاؤں کی ٹھنڈک نہیں دے سکتا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی آنکھیں مسلسل بہہ رہی تھیں، جبکہ مقابل کے چہرے پر صرف سرد تاثر تھا، آنکھوں میں سرخی۔ معصومہ کو جانے کیوں اب کے ڈر لگا تھا بازل سے۔ معصومہ، اگر میں تمہاری سوچ کے مطابق ہوتا نا تو آج تم پورے حق سے میرے کمرے میں موجود نہ ہوتی، بلکہ میں تمہیں کسی عام چیز کی طرح استعمال کر کے چھوڑ چکا ہوتا۔ بقول تمہارے میں ایک برا آدمی ہوں تو یہ میرے لیے کوئی مشکل بات نہیں تھی۔ بازل بے حد ضد ہو چکا تھا، آج کے لیے اس نے کیا سوچا تھا اور ہو کیا رہا تھا۔ بہت اچھے سے جانتی ہوں میں آپ کی چال کو، یہ نکاح آپ نے اس لیے کیا نا کہ آپ کی اصلیت جانتے ہوئے بھی میں کچھ نہ کر سکوں۔ بے بس کرنا چاہتے ہیں نا آپ مجھے، مگر آپ کامیاب نہیں ہوں گے۔ میں بھائی کو سب بتا دوں گی کہ آپ کتنے ظالم ہیں۔ وہ دبی دبی آواز میں گھرائی تھی۔ اس کی بات سن کر بازل کی گرفت مزید اس کے ہاتھوں پر سخت ہوئی، یہاں تک کہ اس کی کلائیاں بے حد سرخ ہو گئیں، جیسے پورے جسم کا خون نچڑ آیا ہو۔ کون سا ظلم کیا ہے میں نے تم پر؟ لفظ چبا چبا کر ادا کیے گئے۔ چھوڑے مجھے۔ وہ آنکھیں میچ کر بے بسی سے بولی، تم بیوی ہوتی ہو میری، اگر تم میری بیوی نہ ہوتی نا تو اتنی بکواس نہ سنتا میں تمہاری۔ وہ حق جتاتا ہوا بولا، جبکہ انداز سختی لیے ہوئے تھا، یہ آپ صحیح نہیں کر رہے ہیں۔ وہ اس کی ضبط سے سرخ ہوتی آنکھوں میں دیکھ کر بولی، جبکہ اپنے ہاتھوں کو مسلسل چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی، کیا غلط ہے؟ ہاں بس ہو گئی اب تمہاری، اتنی دیر سے کینچی کی طرح زبان چل رہی تھی تمہاری، سن رہا تھا نا میں تمہاری بکواس، اب دیکھنا میں کیا کرتا ہوں۔ بہت دے دیا تمہیں وقت، اب اور نہیں۔ وہ منہ سے انگارے نکال رہا تھا۔ معصومہ کو ایک پل لگا تھا اس کی بات سمجھنے میں۔ چھوڑیں پلیز۔ کیا بول رہی تھی تم؟ میں ظالم ہوں، کبھی چھاؤں نہیں دے سکتا تمہیں؟ اب دیکھنا میں چھاؤں کو دھوپ میں کیسے بدلتا ہوں، اور اس دھوپ میں کیسے جھلستی ہو تم۔ بیوقوف لڑکی، مرد سے انا کی جنگ نہیں لڑتے، ایسی کوشش بھی مت کرنا۔ آج جو اتنا بولی ہو نا معصومہ تم، میں نہیں جانتا، مگر شاید یہ تمہاری خوش قسمتی ہے کہ جو میں نے ضبط کیا۔ خدا کی قسم اگر تمہاری جگہ کوئی اور ہوتا نا تو اب تک اس کے زبان میں منہ سے کھینچ چکا ہوتا، کاٹ کر پھینک چکا ہوتا میں۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ اب بازل اس کی بات نہیں سنے گا، مگر پھر بھی وہ منمنائی تھی اور بے آواز رونے لگی۔ میں مزید تمہاری بے تکی باتوں میں نہیں آؤں گا معصومہ، اب تمہیں اپنے طریقے سے ہینڈل کروں گا۔ اور پھر بازل کمرے کی روشنی بند کر چکا تھا۔